In an inert gas discharge tube, 2.9 into 10 to the power 18 positive ions E plus move to the right through a cross section of tube each second, while 1.2 into 10 to the power 18 negative ions E minus move to the left at the same time। ठीक है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, मान लिया ये ट्यूब है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, और इसमें जो पॉजिटिव आइंस हैं ई प्लस आइंस जो हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, मूव टुवर्ड्स द राइट, इधर जा रहे हैं। तो पॉजिटिव आइन अगर इधर जा रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी I1 वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक। और नेगेटिव आइंस जो हैं ई माइनस वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव आइंस जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी वजह से जो करंट होगी, करंट तो राइट की तरफ ही आएगी, यानी इसकी जो करंट होगी I2 वो भी कहाँ आएगी, आपकी राइट की तरफ आएगी। तो जो नेट करंट आएगी, नेट करंट इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगी आई नेट, तो वो किसके बराबर होगी, तो वो होगी I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NA/VD होता है, करंट की मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। ठीक है, या इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको पर सेकंड कितना कितने आइंस मूव कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो पॉजिटिव आइंस कितने मूव कर रहे हैं एक सेकंड में, तो 2.9 इंटू 10⁻18 पॉजिटिव आइन मूव कर रहे हैं, और उन आइन पे चार्ज कितना है, तो E प्लस का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम चार्ज है। तो एक सेकंड में इतना चार्ज मूव कर जा रहा है, तो एक सेकंड में जो चार्ज मूव करता है वही करंट होती है, तो इतने एम्पियर करंट होगी I1 प्लस। I2 में कितने आइंस मूव कर रहे हैं, तो वो हैं 1.2 इंटू 10⁻18, इतने आइंस मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आइंस जो है मूव कर रहे हैं। और एक नेगेटिव आइन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये चार्ज नेगेटिव है, इसलिए आइंस जब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट कहाँ जाएगी, राइट की तरफ, इसलिए ये दोनों करंट क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो नेट करंट कितनी बनने वाली है, तो आप इनको ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। A conductor carries a current of 0.2 ampere. In 30 seconds, how many electrons will flow through a cross section of conductor? तो आराम समझिए, करंट आपको जो दी है वो दी है 0.2 एम्पियर, यानी 0.2 कूलाम पर सेकंड चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 30 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो 30 सेकंड में आपका 15 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए होंगे, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, NE। आपके पास चार्ज है 15 कूलाम, इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए होंगे, n फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो इसको इधर ला के डिवाइड कर देना है आपको, और आपको आंसर मिल जाएगा कितना होगा। A wire of radius r has a resistance capital R. If it is stretched to a wire of radius r/2, एक वायर है जिसका रेडियस r है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसको खींचा हमने और इतना खींचा कि रेडियस उसका आधा हो गया, तो पूछ रहे हैं नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेडियस के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, जरा वो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। तो ऐसा करते हैं, एरिया से ऊपर और एरिया से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तो बन गया वॉल्यूम, खींचने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो 1 क्रॉस सेक्शन एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया खुद πr² होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो r⁴ बन जाएगा, यानी जो रेजिस्टेंस है वो 1/r⁴ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है रेजिस्टेंस। अब यहाँ से साफ पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन आपको देखना है, तो रेजिस्टेंस ये रेडियस अगर आपने आधी कर दी, रेडियस आपने अगर आधी कर दी, तो 1/2⁴ करोगे तो 1/16 हो जाएगा, और 16 पहुंचेगा ऊपर, तो रेजिस्टेंस आपका 16 गुना हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस आपका बनेगा 16R। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ओम मीटर इज ए यूनिट ऑफ, ओम मीटर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, तो वो रेजिस्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर आप यूनिट निकालोगे, रेजिस्टेंस होता है ρl/a, तो अगर रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, RA/L। अब अगर इसकी यूनिट देखें, R तो है आपका ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है, सी पार्ट।
द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का इन्वर्स रेजिस्टिविटी होता है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा। तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना मटेरियल पे, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए वायर ऑफ 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है आपको, और 50 सेंटीमीटर लेंथ दी है, और 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। उसके अंदर करंट कितनी एग्जिस्ट करती है वो करंट भी आपको दिया है। तो कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक, तो जरा समझना आपके पास क्या क्या है। आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आपके पास लेंथ है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसमें करंट है। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, तो V = IR लगा के आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो यहाँ से। और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर ही लिया है, लेंथ और एरिया आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे? रेजिस्टिविटी। ठीक, तो इससे हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने सारा पैटर्न आपको बता दिया है, कैलकुलेट आपको खुद कर लेना है। ठीक है, और ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, ताकि सब कुछ ऐसा यूनिट हो। और ओम का जो इन्वर्स होता है 1/ओम जो होता है वो महो होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जब रेजिस्टिविटी मिल जाएगी तो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो वहां से आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स वुड बी। एक टेम्परेचर है T1 और एक टेम्परेचर है T2। T2 बड़ा है, तो आपको करंट और वोल्टेज के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्राफ मेटलिक वायर के लिए सही हो। तो आपको आराम समझना है, V ओम्स लॉ जो होता है V IR होता है। तो I क्या बनेगा? I बनेगा आपका 1/R × V। अब यहाँ समझना, अगर Y एक्सिस पे आपकी करंट है और X एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, Y एक्सिस पे करंट है, X एक्सिस पे वोल्टेज है, तो ये जो स्लोप है वो 1/रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, यानी जो स्लोप है वो 1/रेजिस्टेंस के बराबर है। क्लियर? अब T2 टेम्परेचर बड़ा है, T2 टेम्परेचर T1 से बड़ा है, तो T2 अगर टेम्परेचर बड़ा है तो मेटल में जो रेजिस्टेंस R2 होगा वो भी बड़ा होगा R1 से। और अगर R2 बड़ा होगा तो स्लोप तो 1/R2 होगी, तो स्लोप कम हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट की जो स्लोप है वो कम होगी, किस वाले पार्ट से? फर्स्ट वाले पार्ट से। तो वो आपको डायग्राम देखना है जिसमें सेकंड की स्लोप कम हो, फर्स्ट की स्लोप ज़्यादा हो, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। इसमें सेकंड की स्लोप कम है और फर्स्ट की स्लोप ज़्यादा है। For which of the following dependencies of drift velocity Vd on electric field E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, क्या रिलेशन है मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा था, कैसे लिखा था? E × E होता है फोर्स अपॉन मास बना एक्सेलरेशन, और टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया है और 300 केल्विन पे उसका रेजिस्टेंस दिया है, और पूछ रहे हैं 2 ओम रेजिस्टेंस कब हो जाएगा। ठीक है, 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस दिया कि 300 केल्विन पे इतना रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो पूछ रहे हैं 2 ओम होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का? RT जो होता है वो आपका होता है R0 1 + α∆T। ठीक, जनरली जो R0 टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका R0। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका R0। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन डालते हैं। तो पहले 300 केल्विन पे टेम्परेचर है, 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये हो गया 1 ओम, ये हो गया R0 1 + अल्फा की वैल्यू है बाद में डालेंगे हम, और ∆T। तो ∆T कितना डालेंगे? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है और ये 300 केल्विन है, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 27 का डिफरेंस हुआ ये पहली इक्वेशन। और पूछ रहे हैं कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, ये हो गया आपका R0 और ये आपका हो जाएगा 1 + α∆T, यानी कितने डिग्री पे, कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो T - 0, ये डिग्री सेल्सियस में खेल चल रहा है।
अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो इधर तो आ जाएगा 2 सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने से 2 आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जो बचेगा वो 1 प्लस टी टाइम्स एल्फा अपॉन 1 प्लस 27 टाइम्स एल्फा। अब यहाँ से आप टी फाइंड कर लेना, ये जो टी आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में आएगा, और उसमें 273 ऐड करोगे तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा, केल्विन में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर?